हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम आदित्य है और आप देख रहे हैं टेक पॉइंट। अगर आप मेरे पिछले वीडियो को देखे होंगे तो आप मेरे बारे में जानते ही होंगे। मैं आपको बताने जा रहा हूँ न्यूटन के वो 3 लॉ ऑफ मोशन के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पहले जितने भी वीडियो अपलोड किए हैं उन्हें अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखें, तो आप आसानी से समझ पाएंगे। अब टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले हम न्यूटन के लॉ का बात कर रहे हैं, तो न्यूटन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। सर आइजैक न्यूटन का जन्म 4 जनवरी 1643 को हुआ। उन्होंने साइंस के ऐसे एग्जाम्पल प्रस्तुत किए जो आज तक चल रहे हैं। एक सेब के गिरने को लेकर ऐसी बातें सामने रखी जिससे दुनिया अब तक अनजान थी। चलिए तो अब इन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में जानते हैं। इस नियम के अनुसार अगर कोई वस्तु रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है तो रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन में चेंज तभी तक होगा जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है। इस नियम को गैलीलियो गैलीली का लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। एक्सटर्नल फोर्स के अभाव में किसी वस्तु की अपनी रेस्ट या यूनिफॉर्म अवस्था की बनाए रखने की टेंडेंसी को ही इनर्शिया कहते हैं। जैसे यदि कार या कोई भी गाड़ी में असावधानी से बैठे यात्री कार या गाड़ी के एकाएक चल देने से पीछे की ओर गिर जाते हैं। इसका कारण है कि यात्री के शरीर का निचला हिस्सा गाड़ी के संपर्क में है। वह हिस्सा गाड़ी के साथ साथ चलने लगता है, परंतु ऊपरी हिस्सा इनर्शिया के कारण रेस्ट में ही बना रहता है। इसीलिए यात्री के शरीर का दूसरा हिस्सा पीछे की ओर झुक जाता है। अगर इस एग्जाम्पल में आपको कुछ कंफ्यूजन लग रहा है तो दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूँ। जैसे कांच पे अगर गोली मारे तो उसमें छेद हो जाता है, लेकिन अगर उसमें पत्थर मारे तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इसका कारण है कि गोली बहुत तेज से कांच से टकराती है, तो कांच का केवल वही वाला भाग मोशन में आ पाता है जिसके संपर्क में गोली आती है, तथा उसका रिमेन पार्ट इनर्शिया के कारण अपनी ही स्थान पर रह जाता है। और यदि पत्थर का टुकड़ा कांच पे मारा जाता है तो उसकी गति उतनी अधिक नहीं हो पाती है, तो उसके आसपास के कांच के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अब दूसरे लॉ ऑफ मोशन की बात करें। इसके अनुसार चेंज होती रेट बल रेशियो में आ जाती है, तथा यह उसी दिशा में होती है जिसमें फोर्स काम करता है। इस प्रकार किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फोर्स उसी वस्तु का मास तथा उसमें बल की डायरेक्शन में उत्पन्न एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। यदि एक्सेलरेशन का मान 0 है तो इसका अर्थ है कि या तो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म में है या तो रेस्ट में। इससे यह पता चलता है कि फोर्स के अभाव में वस्तु अपनी गति अथवा रेस्ट मोशन को बनाए रखी है। न्यूटन के मोशन का दूसरा नियम पहला नियम का ही एक रूप है। अब बात करें तीसरे लॉ ऑफ मोशन की। जब कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है तो ऐसी स्थिति में दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले ऑब्जेक्ट पर उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है। मतलब
प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर तथा अपोजिट डायरेक्शन में प्रतिक्रिया होती है। इसे ही न्यूटन के गति का तीसरा नियम कहा जाता है। जैसे माना कि दो ऑब्जेक्ट जिसका नाम A और B है, जो एक दूसरे पर फोर्स लगा रहा है। यदि ऑब्जेक्ट A पर B के द्वारा लगाया हुआ फोर्स AB है तथा ऑब्जेक्ट B पर A के द्वारा लगाया हुआ फोर्स BA है, तब न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार इन दोनों में से एक फोर्स को क्रिया तथा दूसरे फोर्स को प्रतिक्रिया कहते हैं। न्यूटन के तीसरे नियम का दैनिक जीवन में अनेक एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। जैसे बंदूक से जब गोली छोड़ी जाती है तो हमें पीछे की ओर झटका लगता है। इसका कारण है कि जितना बल बंदूक गोली पर लगाता है उतना ही बल गोली भी बंदूक पर लगाता है। लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में जिसे हमें झटका लगता है, न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित और भी कई एग्जाम्पल है। जैसे रॉकेट का आगे बढ़ना, कुओं से पानी खींचते वक्त रस्सी का टूट जाने पर व्यक्ति का पीछे की तरफ गिर जाना, ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना,